नमस्कार, मैं आपका रतन सर आज आपके सामने लॉज ऑफ मोशन के साथ। तो आप देखिए, ये जो चैप्टर लॉज ऑफ मोशन है, मैं इस टोटल चैप्टर को टोटल 4 लेक्चर में कवर करूंगा। और उसमें मैं आपको बता दूं, मेरा पहला लेक्चर होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लेके फर्स्ट लो तक, फिर सेकंड लेक्चर होगा इंपल्स तक, और थर्ड लेक्चर में मैं कॉन्स्ट्रेन मोशन और स्प्रिंग फोर्स कवर करूंगा, और फोर्थ लेक्चर में मैं फ्रिक्शन कवर करूंगा। फिर आप ये बोलेंगे सर आप तो हमारे साथ वन शॉट वीडियोस की बात किए थे। देखिए, जैसे ही 4 लेक्चर में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर दूंगा, फिर कंप्लीट होने के बाद मैं 2 घंटा का इस चैप्टर के ऊपर एक वन शॉट वीडियो अपलोड करूंगा। और फिर वो वन शॉट जो वीडियो होगा वो आपके रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर आप पूरा इन डिटेल बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करके इस चैप्टर को करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इन लेक्चर सीरीज की गो थ्रू कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। फिर कुछ लोग ये भी बोलेंगे फिर सर आप तो बहुत दिन बाद कुछ वीडियोस लेके आते हो। देखिए, मैं हर एक चीज ट्रांसपेरेंट रखना बिलीव करता हूं। क्या है ना, ये जितने सारे चीज है मैं ऑफलाइन में बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, लेकिन ऑनलाइन वीडियोस बनाने के लिए काफी सारे कंटेंट प्रिपेयर करना होता है, लाइक पीपीटी वगैरह, और वो मैं खुद प्रिपेयर करता हूं, तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन आप पेशेंस रखिए, मैं आपको प्रॉमिस किया हूं, मतलब मैं हर एक चैप्टर का वीडियोस लेकर जरूर आऊंगा फॉर श्योर। ठीक है, चलिए ज्यादा बातें ना करके हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, अगर मैं बात करूं तो मैं आपके साथ ये बात करना चाहूंगा कि देखिए कि लॉज ऑफ मोशन कहां पे वैलिड है। कि लॉज ऑफ मोशन को हम जब भी हम पढ़ते हैं तो बेसिकली मेरे दोस्त, हम लॉज ऑफ मोशन जो फर्स्ट लो, सेकंड लो और थर्ड लो, तो हम एक्चुअली एज पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम उनको इनर्शियल फ्रेम से यूज करते हैं। अब जैसे ये पॉइंट आता है कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक कंफ्यूजन आ जाता है कि सर ये 2 वर्ड्स की क्या मतलब है। देखिए, आप बस इतना समझिए, इनर्शियल फ्रेम का मतलब जो ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर जिस फ्रेम से चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, या जिस फ्रेम से ऑब्जर्वर क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है, वो फ्रेम, उस फ्रेम का एक्सीलरेशन 0 है। आप इतना समझ में आ जाइए आपको कि अगर एक्सीलरेशन 0 होगा फ्रेम का, तो दैट इज एन इनर्शियल फ्रेम। अब एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब फ्रेम हमेशा रेस्ट में होगा, ये जरूरी नहीं है। मैं आपको एकदम धीरे धीरे बात कर रहा हूं, क्योंकि फ्रेम अगर एक्सीलरेशन 0 होगा तो फ्रेम रेस्ट में हो सकता है। एट द सेम टाइम माय डियर, उस फ्रेम का मोशन भी हो सकता है, पर अगर मोशन भी होगा तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहलाएंगे, बिकॉज वो अगर मोशन हो रहा है तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, यानी उस फ्रेम का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किसी में कोई चेंज नहीं आएगा। हम जिस फ्रेम से न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो फ्रेम एक्सीलरेटेड है, उस फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। और एज पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम से लॉज, मतलब न्यूटन्स का लॉज लगाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम न्यूटन्स का लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम यूजिंग ए मेथड, जिस मेथड का नाम है सूडो फोर्स। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये नाम तो फोर्स है। देखिए, ये बोला जा रहा है फोर्स है, पर एक्चुअली ये फोर्स नहीं है, इट्स ए मेथड। तो मैं क्लियर कट बोला हूं कि लॉज ऑफ मोशन कहां यूज होते हैं, इनर्शियल फ्रेम। ये बहुत बड़ा वर्ड है, इनर्शियल फ्रेम का मतलब मैं लिख के रखा हूं कि सर उसका एक्सीलरेशन 0 होगा। इनर्शियल फ्रेम का मतलब कि जो फ्रेम है वो रेस्ट में हो, ये जरूरी नहीं है। फाइन, नेक्स्ट बात है, अगर सर नॉन इनर्शियल फ्रेम से मैं न्यूटन्स लॉ को यूज करना चाहता हूं, क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है? तो आपके पास बिल्कुल ऑप्शन है। उस मेथड का नाम है सूडो फोर्स, जिसके बारे में मैं सेकंड लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो पहला लेक्चर मैंने इतना आपको इंफॉर्मेशन दे दिया, चलिए आगे बात करता हूं। सबसे पहला पॉइंट कि सर आप क्लास 8 को याद कीजिए कि आप फोर्स के बारे में सुने होंगे। फोर्स, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स मतलब एक पुश या पुल, है ना, जो बॉडी का कोई पोजीशन, रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को आइदर चेंज करता है और टेंड्स टू चेंज। आप सोचिए कि आप जिस टेबल में बैठ के मेरे लेक्चर को आप अटेंड कर रहे हैं, उस टेबल में जो बुक्स रखा हुआ है, उस बुक्स अभी रेस्ट में है। अगर उस बुक्स को आप मोशन कराना चाहते हैं, तो आइदर आपको एक पुश या पुल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसका स्टेट को आप चेंज करना चाहते हैं, या स्टेट को चेंज करेगा जरूरी नहीं है। अगर वो टेंड्स टू चेंज, तब भी उसी को हम फोर्स कहते हैं। जितने फोर्सेस हैं, उन सारे फोर्सेस को हम ब्रॉडली
टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ब्रॉडली टोटल 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो सर आप बोलेंगे क्या क्या कैटेगरीज है? तो सबसे पहले कैटेगरी का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि दो मास के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो दो चार्ज के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। और फिर न्यूक्लियस के अंदर आपका एक न्यूक्लियर फोर्स और एक फोर्स, उसको बोलते हैं वीक फोर्स। आपको केमिस्ट्री में मिलता होगा वेंडरवाल्स, है ना, वेंडरवाल्स फोर्स, है ना, आप समझिए। अब जो ये 4 कैटेगरी में आपने डिवाइड किया, तो आप मैकेनिक्स में आप इन 4 कैटेगरी तो बहुत ब्रॉड हो गया। आप बेसिकली मैकेनिक्स में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मैकेनिक्स में बेसिकली 5 फोर्सेस पढ़ते हैं। फाइन, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि क्या 5 फोर्स हम पढ़ते हैं? तो उसमें भी मैंने 2 कैटेगरी बनाया, एक कॉन्टेक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब जब भी ये फोर्स एग्जर्ट करते हैं, उन फोर्स के लिए दो मास या दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडी के बीच में कॉन्टेक्ट होना जरूरी नहीं है। तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में मैकेनिक्स में एक फोर्स आ रहा है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसमें कुछ बुक्स में इसको वेट बोलते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स को हमेशा वेट नहीं बोलते। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ग्रेविटेशनल फोर्स को वेट तभी बोलेंगे जब ये अर्थ और किसी और ऑब्जेक्ट के बीच में है ना। तो मैं इसको बताऊंगा कि वेट कब बोल रहे हैं, लेकिन ये बात समझिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमेशा दो मास के बीच में होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स होने के लिए दो बॉडी के बीच में कॉन्टेक्ट होना जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने इसका नाम दिया नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अब कॉन्टेक्ट फोर्स में जितने फोर्स है मैकेनिक्स में, बेसिकली सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कब एग्जिस्ट करेंगे? जब चार्ज होंगे, और जैसे मास होंगे तो वहां ग्रेविटेशनल फोर्स तो है। अब उसमें पहला मैकेनिक्स में फोर्स आएगा टेंशन, जो कि रस्सी में लगेगा। मैं इन सारे फोर्सेस को नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बस सुनते रहिए। नेक्स्ट बात है, आप पढ़ेंगे नॉर्मल रिएक्शन, ये भी कब लगता है, कैसे लगता है, मैं आपको बता रहा हूं। फिर आप पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स, और फिर आप पढ़ेंगे फ्रिक्शन। मैं आपको इन सारे चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं विथ लेक्चर्स और स्लाइड के साथ। फाइन, अब देखिए, आपको मैंने बोला कि जितने फोर्सेस है तो ब्रॉडली 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो मैंने बताया, उसमें से मैंने कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बताया। उसमें मैं बोला ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में है, और अगर दो चार्ज एग्जिस्ट होंगे तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वो सारे जो अभी 5 फोर्स मेरे को मैकेनिक्स में पढ़ना है, तो ये पांचों फोर्स को मैं एक साथ आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं। मैं सबसे पहले आपको ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद मैं टेंशन एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं नॉर्मल रिएक्शन एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं थर्ड लॉ और फर्स्ट लॉ समझाऊंगा। फिर ये खत्म होने के बाद सेकंड लेक्चर में मैं आपको, सेकंड नहीं थर्ड लेक्चर में आपको समझाऊंगा स्प्रिंग फोर्स, और लास्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा फ्रिक्शन। तो हम एक फ्लो को, मतलब हमेशा एक फ्लो में जाएंगे। आई होप आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन सर, नेक्स्ट बात है सर, सबसे पहले आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स, और देखिए वहां पे ब्रैकेट में लिख के रखा वेट। हमेशा वेट नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब मैंने आपको बता दिया ये दो मास के बीच में होंगे। और नेक्स्ट बात है ये वर्टिकली डाउनवर्ड। ये जो बात अभी बता रहा हूं इसको मैं समझा रहा हूं, आप सुनिए क्या बोल रहा हूं। देखिए, अगर मान लीजिए यहां एक मास है और यहां एक मास है, इसका नाम m2 दिया और इसका मास m1 दिया, और इसका दूरी जो है ना वो r दिया। जैसे ही ये मैं ऐसे लिखा, तो आप अगर यहां पे मैं लिखूंगा f, ये मास इसको अट्रैक्ट कर रहा है F12 से, और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है F21 से। मैं ऐसे बता रहा हूं। अब मैं F12 और F21 का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा, तो क्लास 9 में हमें मिला था Gm1m2 बाई r²। कितना हमें समझ में आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां दो बॉडी थे। अगर दो बॉडी के बीच में अगर एक अर्थ आ गया और दूसरे वाला एक ब्लॉक आ गया मान लीजिए, तो इसका बीच में रेडियस कितना, रेडियस ऑफ अर्थ है। और अगर मैं यहां फोर्स देखूंगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, और जो अट्रैक्शन करेगा F, उस F का अगर वैल्यू बोलेंगे तो हम बोलेंगे क्या, Gmm बाई r²। अब G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। M क्या है, मास ऑफ अर्थ, और r² क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर है। ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं G, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। इसका वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ में कितना होता है सर, 9.8 होता है। अगर सरफेस ऑफ अर्थ से हम नीचे जाएंगे, मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होता है। अगर हम ऊपर भी जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होता है। इसका मतलब हाईएस्ट वैल्यू इसका कितना है सर, 9.8। अब जैसे ही ये mg हो गया, इस mg को हम बोलते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब वेट कब आ रहा है, जब एक ऑब्जेक्ट है और साथ में कौन है, अर्थ है। तो इसलिए मैंने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स को हम जो mg यहां बोल रहे,
जो वेट हम बोल रहे, हाँ मैकेनिक्स में हमें हमेशा किसी एक पार्टिकुलर बॉडी का एफबीडी बनाना होता है। मैं आगे जाके बात कर रहा हूं एफबीडी क्या है। तो इसमें हम हमेशा दूसरे बॉडी अर्थ ही लेते हैं। अगर दूसरे बॉडी अर्थ ही है तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को या हम mg यानी वेट बोल सकते हैं। फाइन, चलिए फाइन। अब देखिए जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या प्लॉट, सुनिए कि अर्थ कोई भी चीज को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है। और आपने क्लास 9 में इतना भी सुना होगा कि एवरी एक्शन हैज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। हालांकि उसके बारे में मैं थोड़ा आगे जाके बात कर रहा हूं, लेकिन इतना हमें अभी समझ में आ जाना होगा कि सर अगर अर्थ किसी ब्लॉक को या किसी बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींच रहा है तो वो ब्लॉक भी अर्थ को अपने सेंटर की ओर खींच रहा है। फाइन, अब देखिए यानी अगर इस ब्लॉक का हम देखेंगे तो इसका नीचे अर्थ खींच रहा है इसको mg से। अब देखिए मतलब सेंटर की ओर खींचा जा रहा है, तो ये भी अर्थ को ऊपर खींच रहा है किससे, mg से। इस बात करेंगे हम जब थर्ड लॉ की बात करेंगे, आज की लेक्चर में 2-3 स्लाइड के बाद आ रहा है, पहले इतना सुनिए। अब देखिए ये वाला है ना, तो ये बॉडी भी इसको अर्थ किधर खींच रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। इस ब्लॉक को भी अर्थ किधर खींच रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। और जिस मैग्नीट्यूड से खींच रहा है उस मैग्नीट्यूड को हम बोल रहे हैं mg, यानी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो वेट जो फोर्स है, इस फोर्स का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगा। और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होंगे सर, mg होंगे। इतना हमें समझ में आया। अब सुनिए कुछ बुक्स में या मैं भी यहां जैसे लिखा हूं कि वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन ये 2D का फीलिंग्स है। 3D में टुवर्ड्स द सेंटर होता है। आप देखिए अगर इस ब्लॉक को डाउनवर्ड अगर हम फोर्स लगाएंगे तो यह अर्थ के कनेक्शन से छूट जाएगा। इसलिए मैं बोला एक्चुअली वेट जो है ना, जो वेट है ना, वो अर्थ अपने सेंटर की और किसी की बॉडी को खींचता है। लेकिन हम यहां पे क्या करते हैं, 2D में खेलते हैं, तो हम हमेशा वेट को क्या मानते हैं सर, वर्टिकली डाउनवर्ड। जैसे ये भी ब्लॉक है सर, ये 2D का केस है सर, वर्टिकली डाउनवर्ड। सर ये भी ब्लॉक है सर, ये 2D का केस है, तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। सर इतना समझ में आ गया। थोड़ी देर बाद ये भी बताऊंगा कि अगर इस ब्लॉक को अर्थ खींच रहा है mg से, तो ये ब्लॉक अर्थ को भी खींच रहा है किससे, mg से। थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन अभी तक मैंने आपको क्या बताया सर, अभी तक आपने हमारे साथ ये बात किया कि लॉज ऑफ मोशन अगर हमें यूज करना है तो हमें इनर्शियल फ्रेम से यूज करना होगा सर। और इनर्शियल फ्रेम का मतलब सर फ्रेम रेस्ट हो यह जरूरी नहीं है सर। इनर्शियल फ्रेम का मतलब फ्रेम जो है उसकी एक्सीलरेशन 0 होगा। और एक्सीलरेशन 0 का मतलब सर वो यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है, यानी रेस्ट हो सकता है, और सर उसका मोशन भी हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अगर सर हमें नॉन इनर्शियल में लॉज ऑफ मोशन को यूज करना है तो हम उसमें भी कर सकते हैं सर। लेकिन यूज करने के लिए हमें चाहिए होगा एक मेथड का हेल्प, जिस मेथड का नाम है सूडो फोर्स। सर उसमें नाम तो फोर्स है पर वो फोर्स नहीं है, वो मेथड है। आप हमें समझाएंगे तो हम मान लिए, फिर हम आगे बात कर रहे हैं। सर फोर्स को आप 4 कैटेगरी में डिवाइड किए। 2 मास के बीच में जो फोर्स होगा उसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स ने नाम दिया। सर अगर 2 चार्ज के बीच में है तो उसको आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दिया। आपने और 2 फोर्स के नाम लिया, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स है, जो कि हमें मैकेनिक्स में चाहिए नहीं। सर आपने फिर बताया कि इन सारे फोर्स को हम टोटल 5 फोर्स को पढ़ लेते हैं। उसमें से एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको हम वेट बोल रहे। कब वेट बोल रहे सर, हमें यह भी समझ में आया। और बाकी और 4 फोर्स हम चारों लेक्चर में पढ़ेंगे। सर मजा आ गया, आप आगे बात कीजिए। फाइन, नेक्स्ट क्या आया, अच्छा नेक्स्ट आ गया सर नॉर्मल रिएक्शन। देखिए अब इस बात को समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपके जो फ्रंट में बुक रखा हुआ है, आप सोचिए अगर इस बुक को अगर आप नीचे टेबल के सरफेस नहीं देंगे, क्या ये बुक्स यहां पे रहेगा सर? बिल्कुल नहीं, वो नीचे गिर जाएगा, बिकॉज अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है mg से। तो अगर ये बुक यहां रुका हुआ है, इसका मतलब ये जो सरफेस बुक के नीचे है, ये सरफेस बुक को कोई ना कोई फोर्स दे रहा है। फाइन, ये सरफेस जो फोर्स दे रहा है ये एक पुश फोर्स है ना, पुश कर रहा है, और इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली ये कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट है। कांटेक्ट फोर्स में 2 कंपोनेंट आता है, एक आता है नॉर्मल रिएक्शन और एक आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आप 4th लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि जो पुश फोर्स बुक को दे रहा है, जिसकी वजह से बुक ऐसे रुका हुआ है, नहीं तो अर्थ उसको और नीचे खींच के लेके जाता है टेबल से, ये पुश जो फोर्स है इसी का नाम नॉर्मल रिएक्शन है। और नॉर्मल रिएक्शन सर तभी होंगे जब किसी दो चीजों के बीच में कांटेक्ट होगा। सर कभी भी अगर नॉर्मल की वैल्यू 0 आएगा
आगे जाके ऐसे सवाल भी हम बनाएंगे सर नॉर्मल की वैल्यू 0 मतलब वहां पे कोई कांटेक्ट नहीं है, सिंपल सी बात है सर, इतना हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल नाम इटसेल्फ है ना, जो नाम है इटसेल्फ ये समझा रहा है कि वो सरफेस के साथ कितने डिग्री में बना रहा है सर 90 डिग्री। जैसे कि आप देखिए सर यहां पे क्या है, कांटेक्ट है, तो ये सरफेस इसको एक फोर्स दे रहा है जिसका नाम क्या देंगे हम, नॉर्मल। तो ये इसको क्या दे रहा है सर, नॉर्मल, क्योंकि आपको पता है सर एक्शन है तो रिएक्शन भी होगा, इसके बारे में बात करेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। नेक्स्ट बात है सर जैसे ये सरफेस है तो सरफेस इसको क्या करे, वो आपकी जो टेबल का ऊपर में जो बुक रखा हुआ है ना यही कहीं से, तो ये इसको ऊपर क्या दे रहा है सर, नॉर्मल, और ये नीचे क्या दे रहा है, नॉर्मल। सर कभी भी अगर सरफेस और ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट छूटा, कभी भी सर अगर कांटेक्ट छूट गया तो हम बोलेंगे सर जो नॉर्मल है ना उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। फाइन, अब देखिए सर यहां भी सरफेस है तो नॉर्मल है, मतलब सरफेस के साथ कितना डिग्री होगा सर 90 डिग्री होगा, इसका मतलब सर ये इधर नॉर्मल लगेगा तो ये इधर नॉर्मल लगेगा सर। फाइन, हमें इतना समझ में आ गया, आप आगे बात कीजिए। तो मैंने दो फोर्स आपको बताया, एक बताया वेट दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट, और दूसरा मैंने आपको बताया नॉर्मल। मैंने आपको यह भी बताया कि कभी भी अगर कांटेक्ट नहीं है दैट मींस ये नॉर्मल फोर्स भी 0 है, और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, यानी ये किसकी वजह से हो रहा है, चार्ज की वजह से हो रहा है। मैं इतना डिटेल नहीं कर रहा, इतना सफिशिएंट है आपकी कोर्स के लिए। फाइन, नेक्स्ट बात, अब नॉर्मल रिएक्शन जो है ना ये डिफरेंट केस ऑफ मैकेनिक्स में कैसे कैसे लगते हैं। फाइन सर, ये बात भी हमें समझ में आ गया, आप बात कीजिए। चलिए मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं और आप ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा हूं, है ना, आपको फ्लो में रहना है और आप सुनिए ध्यान से, आपकी चैप्टर की क्लियरिटी मिल जाएगा पूरा 100% श्योर है। सर इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए ये एक स्फेरिकल बॉडी है, याद रखिए कि सर ने बताया कि जब भी स्फेरिकल बॉडी होगा तो सर स्फेरिकल बॉडी में नॉर्मल रिएक्शन जो है ना वो हमेशा हमेशा सेंटर से पास करेगा। किससे पास करेगा सर, सेंटर से पास करेगा। यहां पे देखिए ये भी यहां कांटेक्ट है तो सर सेंटर से पास करेगा, इसका नाम N1 दे दीजिए, इसका नाम N2 दे दीजिए। अब अगर ये स्फेरिकल बॉडी को नॉर्मल दे रहा है तो ये भी तो सरफेस को नॉर्मल देगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर ये दे रहा है तो ये भी ऑपोजिट में देगा N2। अब कब कौन सा यूज करना है मैं आपके साथ बात करूंगा, पहले आप इतना समझिए कि नॉर्मल जो है ना वो सरफेस के साथ कितना डिग्री बनाता है सर, 90 डिग्री बनाता है, और वो कैसा फोर्स है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। फाइन, नाउ द क्वेश्चन कम्स, अगर स्फेरिकल बॉडी होगा तो सर वो हमेशा जो नॉर्मल होगा वो सरफेस से 90 बनाने के चक्कर में वो सेंटर से पास होगा। फाइन, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब देखिए इस केस में, हेलो सर, इसमें तो और मजा आ रहा है। इसमें सर ये वाला ब्लॉक का जो ऊपर वाला ब्लॉक है, जो स्मॉल एम वाला ब्लॉक है, उसका तो सर एक ही कॉन्टेक्ट है, लेकिन जो सर कैपिटल एम वाला ब्लॉक है उसका तो सर 2 कॉन्टेक्ट है। उसका एक क्या होगा ग्राउंड के साथ, और स्मॉल एम के साथ दूसरा कॉन्टेक्ट है, यानी स्मॉल एम वाला ब्लॉक में आपका एक ही नॉर्मल लगेगा, ध्यान से सुनिए क्योंकि उसके कॉन्टेक्ट 1 है। और कैपिटल एम वाला ब्लॉक में दो नॉर्मल लगेगा, एक N2 लगेगा तो ये ग्राउंड को भी N2 लगाएगा, और ये N1 है तो ये नीचे N1 लगाएगा। आपको समझ में आया? इसका मतलब ये भी बात क्लियर हो गया कि सर जिस बॉडी का जितना कॉन्टेक्ट होंगे उसका उतना ही नॉर्मल रिएक्शन आएंगे। जैसे यहां सर कैपिटल एम का 2 कॉन्टेक्ट है तो 2 नॉर्मल रिएक्शन आया, सर स्मॉल एम का 1 कॉन्टेक्ट है तो 1 नॉर्मल रिएक्शन आया। सर ये भी हमें समझ में आ गया। फाइन, तो ये वाला क्या बात करना चाहते हैं सर, इसमें देखिए ये इसको कुछ दे रहा है या N1 तो ये नीचे भी क्या देगा N1, लेकिन इस बात को भी समझिए, मैं ऐसे भी देखा हूं उनको ये समझ में नहीं आता। ये जो N1 है ये सरफेस कैपिटल एम को दे रहा है, यानी ये N1 जो है ये स्मॉल एम पे लगने वाला नहीं है। अब इस बात को समझिए अच्छे से। अब देखिए कैपिटल एम स्मॉल एम को क्या देगा N2, तो ये भी कैपिटल एम को क्या देगा N2। अब ये जो N2 है ये कैपिटल एम ने स्मॉल एम को दिया, अब ये एम डैश में नहीं लगेगा, एम डैश में स्मॉल एम का कॉन्टेक्ट है तो वो लगाएगा N3, तो ये भी नीचे क्या लगाएगा N3। यानी अगर आप अच्छे से देखेंगे तो एम डैश में एक ही नॉर्मल है वो है N3, और आपका जो स्मॉल एम है उसमें 2 नॉर्मल है बिकॉज उसका 2 कॉन्टेक्ट है, एक नीचे एम डैश लगा रहा है N3 और एक ऊपर एम लगा रहा है N2। और अगर आप कैपिटल एम को देखेंगे तो इसमें 2 नॉर्मल है, एक सरफेस उसको ऊपर लगा रहा है N1 और स्मॉल एम एक लगा रहा है नीचे N2। सर इतना हमें समझ में आ गया, हमें नॉर्मल का डायरेक्शन देना भी आता है, आप आराम से बात कीजिए। फाइन, चलिए तो नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट आया टेंशन। देखिए ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है, और ये कब लगता है मैं आपको बता दूं, ये इन जनरल रस्सी में लगता है जिसमें हम रोप बोलते हैं या हम स्ट्रिंग बोलते हैं, और आइडियल केसेस में हम अपने कोर्स में स्ट्रिंग को हम मासलेस मानते हैं। पर मैं आपको ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा जहां मैं रस्सी को मैं आपको मासलेस नहीं मानूंगा, यानी मैं नॉन आइडियल सिचुएशंस भी आपको सोल्व कराऊंगा, यूजुअली आइडियल सिनेरियोस होते हैं। फाइन सर, इतना समझ में आया?
आप सोचिए आपके जो रूम है उसमें जो फैन है, उस फैन में अगर मैं एक रस्सी बांध लूं और उसको मैं ऐसे पकड़ के बैठ जाऊं तो क्या होगा कि रस्सी लूज होगा? नहीं सर, रस्सी टाइट हो जाएंगे। जैसे टाइट होगा इसका मतलब रस्सी मेरे को क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, पुल। यानी ये रस्सी मेरे को अगर पुल कर रहा है तो मैं भी तो रस्सी को खींच रहा हूं। इसका मतलब मेरे में रस्सी की वजह से जो फोर्स आया उसी फोर्स का नाम क्या होगा सर? टेंशन होगा। अच्छा, उस टेंशन होने के लिए रस्सी का क्या होना पड़ेगा कि सर रोप जो है वो सर टाइट होना पड़ेगा। सर इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट बात है सर, ये पुलिंग फोर्स है। पुलिंग फोर्स मतलब वो हमेशा किधर लगेगा सर? अगर ये ब्लॉक है तो रस्सी टाइट है तो ये इसको पुल कर रहा है, मतलब ऊपर में लगेगा टेंशन टी। यानी क्या होगा, हम बोल दे सर जो पुलिंग फोर्स है तो ये बेटर से कि ये हमेशा जो बॉडी है उससे अवे लगेगा। कैसे लगेगा? अवे। इसलिए आप समझिए क्या बोला गया कि सर इट इज कांटेक्ट फोर्स एक्ट्स अलोंग ए रोप। फाइन। दूसरे बात सर, रोप मस्ट बी टाइट, ये बात आपको मैं अभी समझाया। नेक्स्ट बात है सर, ये कैसा फोर्स है सर? पुलिंग फोर्स है। नेक्स्ट बात है इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, बिकॉज पुल कर रहा है तो सर अवे फ्रॉम द बॉडी। और नेक्स्ट बोला कि टेंशन किसी भी एक रस्सी का हर एक पॉइंट में सेम होगा, हर एक पॉइंट में सेम होगा जब तक बीच में ना कोई मास आ जाए। यानी मान लीजिए अगर ये एक रस्सी है और यहां एक ब्लॉक है M1 और यहां एक ब्लॉक है M2, तो आपको क्या मैं बताऊं कि जो रस्सी है इस रस्सी का यहां हर एक जगह में टेंशन सेम होगा क्योंकि बीच में कोई मास नहीं है। पर ये वाला पॉइंट और यहां का टेंशन अलग होगा बिकॉज बीच में क्या आ गया? मास आ गया। इसका मतलब अगर एक रस्सी का मास नहीं है तो उस रस्सी में हर एक पॉइंट में टेंशन का जो वैल्यू है ना वो बदलने वाला नहीं है। सर इतना हमें क्लियरिटी मिला, थैंक यू। आप आगे बढ़िए। फाइन। अब नेक्स्ट बात ये देखिए, तो आपको अभी मैं कुछ टेंशंस की डायरेक्शन बता रहा हूं मैकेनिक्स के डिफरेंट सिनेरियो में। जैसे ये वाला केस में अगर हम देखेंगे तो इसको ऊपर मान लीजिए टेंशन क्या लग रहा है सर? T1। तो इस ब्लॉक की वजह से इस रस्सी में नीचे क्या लगेगा? T2। हम यहां T1 नहीं दे सकते हैं बिकॉज बीच में क्या आ गया? मास। आप इसकी वजह से ऊपर क्या लग रहा है? T2, बिकॉज यहां T2 तो यहां भी T2। सर इस रस्सी का हर एक पॉइंट में T2 लगेगा। अब इस ब्लॉक के लिए अवे लग रहा है तो इसके लिए भी अवे लग रहा है, तो इसके लिए भी अवे लग रहा है। आप देखिए यहां पे इसकी वजह से ऊपर क्या दू हम? T1। तो या इसकी वजह से क्या होगा? अवे होगा तो नीचे T1, तो ऊपर में हम क्या देंगे सर? T2। इस ब्लॉक की वजह से सर नीचे आप T2 दीजिए क्योंकि अवे लगेगा, और इसकी वजह से ऊपर क्या देंगे हम? T3। इसका मतलब जैसे ही बीच में मास आ गया तो हमने टेंशन का वैल्यू भी बदल दिया। फाइन सर, समझ में आ गया। जैसे सर यहां अगर हम देंगे T, तो सर पुली जो है ना वो हमारे कोर्स में जब तक नहीं बोलेगा तब तक हम क्या एज्यूम करेंगे? मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। अब जैसे यहां टेंशन T दिया तो पुली की वजह से नीचे क्या होगा सर? T लगेगा। अब देखिए तो यहां भी कुछ लगेगा या T। आप कहेंगे सर बीच में पुली तो है तो आपने टेंशन सेम क्यों दिया? बिकॉज हमने पुली को कैसे एज्यूम किया? हमने पुली को एज्यूम किया मासलेस। अब ये वाला ब्लॉक का ऊपर क्या लगेगा सर? T। अब देखिए ये पुली जैसे ही मासलेस है तो ऊपर में क्या होगा? ये तो रस्सी दूसरा है तो इसमें हमने कुछ दिया या T डैश। और यहां मैं आपको ये भी बता दूं अगर पुली मासलेस है तो नेट अपवर्ड इक्वल नेट डाउनवर्ड, यानी हम ये भी लिख सकते हैं सर T डैश का वैल्यू जो होगा ना वो T प्लस T दैट इज 2T। फाइन सर, इतना भी समझ में आ गया। सर यहां अगर हम यहां पे ड्रॉ करेंगे T1 तो इस ब्लॉक की वजह से अवे T1 जगह यानी नीचे। सर यहां हम T1 नहीं सर T2 देंगे क्योंकि बीच में क्या आ गया? ब्लॉक आ गया। तो सर यहां फिर से हम नीचे क्या देंगे? T2। सर यहां हम फिर से क्या देंगे? T2, बिकॉज पुली है पर पुली को हम क्या मानते हैं सर? मासलेस। तो फिर से हम ऊपर क्या दिए सर? T2, और यहां जो आएगा ना वहां हम दे देंगे सर 2T2। सर यहां तक हमें समझ में आ गया, हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। सर जो पुली की बात की है या जो भी है तो पुली हमारे कोर्स में मासलेस है जब तक वो मेंशन नहीं किया जाए उसके मास के बारे में। पर फाइन, इतना हमें समझ में आ गया। तो हमें सर 3 फोर्स समझ में आ गया, एक वेट, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक टेंशन। सर आगे बात करते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप बोलेंगे सर अजीब सी बात है, पहले आपको फर्स्ट लो पढ़ना चाहिए, फिर सेकंड लो पढ़ना चाहिए, फिर थर्ड लो पढ़ना चाहिए। नहीं, मैं फील करता हूं पहले थर्ड लो की जो क्लियरिटी है ना अगर रहेगा तो आपके लिए बेटर है। तो सबसे पहले आप बताइए कि थर्ड लो के बारे में मैं आपको बता दूं क्या क्या पॉइंट्स है। पहला पॉइंट आपने ये सुना ही होगा कि सर एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फाइन, ये तो बचपन में क्या क्लास 9 से आप सुनते आ रहे हैं, और मैं ऐसे भी देखा हूं कि कुछ लोग ऐसे होता है कि अगर किसी ने किसी को मारा तो वो दोबारा जाके घूम के मारता है और उसको लगता है सर मैंने थर्ड लो लगाया। ऐसा नहीं है। देखिए जैसे मैं अपने बॉडी में ऐसे मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये फोर्स अप्लाई करते वक्त इंस्टेंट मेरे जो मतलब चीक है ना वो मेरे हाथ में भी फोर्स लगा चुका है, और ये एक्शन और रिएक्शन के बीच इतना मतलब टाइम गैप कम है कि पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा एक्शन था और कौन सा रिएक्शन था। ठीक है,
इसलिए आप समझिए। तो एक्शन रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी मैंने एक्शन दिया तो इंस्टेंट क्या लगा, रिएक्शन लगा। और इस एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो बॉडी में लगेगा। यानी आप समझिए कि मैं इसको लगाया तो ये मेरे हाथ को लगाया, इसका मतलब ये सेम चीज में नहीं लग रहा, ये डिफरेंट चीज में लग रहा। समझ में आ रहा है? यानी अगर आप टेबल में बुक रखे हो तो बुक ने टेबल को लगाया तो टेबल ने बुक को लगाया, दैट्स द ओनली थिंग। यानी एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी में नहीं लगता। अगर सेम बॉडी में नहीं लगता इसका मतलब एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। कैंसिल करने का मतलब आप समझिए, मान लीजिए मैं हूं, कोई एक मेरे को 10 न्यूटन से खींच रहा है, किसी ने पीछे से भी 10 न्यूटन से खींच रहा है, इसका तो 10 रह के कुछ हो गया कैंसिल। अब देखिए अगर आप मेरे में 10 न्यूटन दो हुए में लगाओगे तभी कैंसिल होगा। अब मान लीजिए मैं ग्राउंड को 100 न्यूटन लगा रहा हूं, तो ग्राउंड मेरे को 100 न्यूटन लगा रहा है, तो मेरे बॉडी अगर आप देखेंगे तो एक ही 100 न्यूटन है जो ग्राउंड ऊपर लगा रहा है, और अगर ग्राउंड को देखेंगे तो उसमें भी एक ही 100 न्यूटन है। इसका मतलब अगर दो बॉडी में लग रहा है, इसका मतलब एक्शन और रिएक्शन कभी भी कैंसिल करना पॉसिबल नहीं है। इसमें एक बात और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, कि जो एक्शन और रिएक्शन है ना, एक्शन और रिएक्शन है ना, उनकी नेचर भी सेम होता है। नेचर सेम होने का मतलब अगर एक्शन टेंशन है तो रिएक्शन भी टेंशन होगा, अगर एक्शन आपका वेट है तो रिएक्शन भी वेट होगा, और अगर आपका एक्शन नॉर्मल है तो रिएक्शन भी नॉर्मल होगा, अगर एक्शन फ्रिक्शन है तो रिएक्शन भी फ्रिक्शन होगा। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट, एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता, बिकॉज ये दोनों सेम बॉडी नहीं अलग बॉडी में लगते हैं। सर इतना हमें समझ में आ गया, सर इतना क्लियरिटी है। दिस इज ऑल अबाउट थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोल रहा कि एक्शन और रिएक्शन ऑपोजिट होंगे, बिल्कुल वो कैंसिल नहीं करेंगे बिकॉज अलग अलग बॉडी में लग रहे हैं, उसके बीच में टाइम के बहुत कम है, और जो भी एक्शन और रिएक्शन होंगे उनकी नेचर सेम होगा। बस सर इतना ही तो है। सर समझ में आ गया, आप आगे बात कीजिए। अब सर पहला क्वेश्चन क्या आया सुनिए। पहला क्वेश्चन आया, व्हेन नील्स बोर shook hand with Werner Heisenberg है ना, what kind of force they exerted। अच्छा देखिए, जैसे हैंड शेक किए इसका मतलब उनके बीच में कहीं ना कहीं चार्ज की खेल आ गया, और मैंने आपको बताया मास के बीच में फोर्स को हम ग्रेविटेशनल बोलते हैं, और चार्ज के बीच में जो केस होगा उसको हम क्या बोलेंगे सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट बात है सर, आप क्या बात करना चाहते हैं। नेक्स्ट बातें आया किसके बारे में, एक्शन और रिएक्शन के बारे में। सुनते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले बोला एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। बिल्कुल मैंने आपको अच्छे से बताया, ये बात सही है कि एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी में नहीं लग रहा। अगर मैं अर्थ को लगा रहा हूं तो अर्थ मुझ में लगा रहा है, फाइन। नेक्स्ट, हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बिकॉज इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड तो बोला गया। नेक्स्ट, हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, सर ये भी सही बात। और नेक्स्ट बोला हैव रिजल्टेंट जीरो। इस बात को समझिए, एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात। लेकिन जैसे ही बोला रिजल्टेंट जीरो, इसका मतलब उन्होंने वेक्टर मेंशन किया। अगर दो वेक्टर ऑपोजिट और इक्वल है तो रिजल्टेंट तो जीरो होना है। इसको तो सर इसका अगर आंसर आप पूछेंगे तो इसका आंसर होगा ABCD सर, फाइन। सर पूरा हमें समझ में आ गया। सर आगे बात कीजिए। इसमें बोला इफ ऑल मैटर वर मेड ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स। अच्छा यानी सच एज न्यूट्रॉन्स। अच्छा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल जैसे आएगा इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जितने सारे हैं वो तो एग्जिस्ट करने वाले हैं नहीं, पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो एग्जिस्ट करेंगे। बिल्कुल सर। अब मुझे बताइए, देयर वुड बी नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बिल्कुल करेक्ट है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और वो चार्ज की वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये न्यूट्रल पार्टिकल से तो ये लगने वाला है नहीं। नेक्स्ट बोला देयर वुड बी नो टेंशन इन द स्ट्रिंग। सर बिल्कुल ये बात भी सही है, अगर चार्ज पार्टिकल नहीं है तो ये कहां से एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट बोला इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू सिट ऑन दी चेयर। बिल्कुल सर, चेयर में सिट करने के लिए हमें नॉर्मल रिएक्शन या फ्रिक्शन चाहिए होगा, सर वो तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं। नेक्स्ट क्या बोला, द अर्थ कुड नॉट मूव अराउंड द सन। अरे अर्थ सन के अराउंड में ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स घूम रहा है, और न्यूट्रल होने से ग्रेविटेशनल फोर्स तो एग्जिस्ट करेंगे, तो अर्थ कुड नॉट मूव अराउंड द सन नहीं सर, अर्थ तो रिवॉल्व करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो सर इसका आंसर होगा ABC। देखिए आप कितने बेसिक सवाल है मैं उठा रहा हूं, आप इसको समझिए, मजा आ जाएगा आपको। आप ऐसे मत सोचिए कि ये सब नहीं आता, बिल्कुल आ सकते हैं। नेक्स्ट बात है, चलिए अब आया किसके बारे में सर, अब आया FBD के बारे में। FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखिए फ्री बॉडी डायग्राम जैसे आप नाम सुनेंगे इसमें भी अलग ही लोग बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि फ्री बॉडी डायग्राम कोई मतलब खतरनाक चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसे मेथड है जो आप अगर हम आपको ना ड्रॉ करना अगर आता है ना तो मैकेनिक्स आपके लिए इजी हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है नहीं, लोग ऐसे बना देते कि फ्री बॉडी डायग्राम, अरे कुछ नहीं है, वो बहुत सिंपल है। आप देखिए बस क्या है,
मान लीजिए आप किसी भी बॉडी में, किसी भी बॉडी को ना, या कोई भी एक ब्लॉक को, या एक मैकेनिक्स का कोई एक न्यूमेरिकल आप सोल्व कर रहे हैं, उसमें किसी एक ब्लॉक को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक्शन रिएक्शन दोनों हो रहा है। अब फ्री बॉडी डायग्राम इसी बात की क्लियरिटी देता है कि बनाते कैसे उस सवाल को। आप हमेशा जो भी ब्लॉक का एफबीडी बना रहे हैं उस ब्लॉक को आप रिप्लेस कीजिए बाय ये पॉइंट। सर ये बात समझ में आ गया। सर पॉइंट से रिप्लेस करने के बाद हमें क्या करना है सर? एक्शन रिएक्शन क्या ड्रॉ करना है? देखिए बॉडी में जो भी फोर्स लगेगा, आई रिपीट, जो भी फोर्स बॉडी में एक्ट होगा, बॉडी जो फोर्स किसी और को एक्ट करेगा वो एफबीडी में नहीं आएगा। एफबीडी में जैसे मान लो मैं हूं और आर्थ है, तो आर्थ मेरे को एमजी से खींच रहा है, तो मैं भी आर्थ को एमजी से खींच रहा हूं। आप मेरे एफबीडी बनाना चाहते हैं तो आर्थ मेरे को एमजी से खींच रहा है, ये मेरे एफबीडी में आएगा। पर मैं आर्थ को जो खींच रहा हूं वो मेज में लग नहीं रहा, मैं आर्थ को लगा रहा हूं, ये एफबीडी में नहीं आएगा। फाइन सर। अब देखिए जैसे ये इसका देखेंगे तो इसके नीचे क्या लग रहा है सर? एमजी लग रहा है, तो ये भी आर्थ को किससे खींच रहा है सर? एमजी से खींच रहा है। सर यह कांटेक्ट है तो आर्थ इसको क्या करेगा? पुश करेगा, नॉर्मल एन, तो ये भी आर्थ को पुश करेगा सर एन से। सर अगर हम ब्लॉक की एफबीडी बनाएंगे, किसकी एफबीडी बनाएंगे? तो ब्लॉक की एफबीडी बनाएंगे, तो ब्लॉक को हम एम बना दिए, तो ब्लॉक के नीचे एमजी लग रहा है क्योंकि एफबीडी में वही फोर्स आएगा जो बॉडी में लग रहा है। और ऊपर में क्या लग रहा है सर? नॉर्मल लग रहा है। अगर सर आर्थ सरफेस देखेंगे तो आर्थ सरफेस में किधर लग रहा है सर? नॉर्मल नीचे लग रहा है और ऊपर क्या लग रहा है? एमजी। तो ये आर्थ सरफेस का एफबीडी है और ये ब्लॉक का एफबीडी है। अब मैकेनिक्स में आर्थ सरफेस के एफबीडी बनाने का कभी कोई जरूरत पड़ता ही नहीं है, आपको हमेशा ब्लॉक को ही बनाना पड़ता है। इसलिए आप आर्थ सरफेस वाला एफबीडी को मैं ऐसे ही बस बता दिया फॉर इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको समझ में आए। और एफबीडी में इस बात को आप समझिए सर, एफबीडी में हमेशा हमेशा वही फोर्स लगेंगे जो बॉडी में एक्ट कर रहा है, और जो बॉडी किसी और को लगा रहा है वो आप अवॉइड कीजिए। ये बात आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात क्या बोला सर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल देखिए अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाएंगे तो वहां सूडो फोर्स यानी वो एक मेथड आ जाएगा। इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हमें ध्यान रखना होता है, जो आपको आगे जाके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे समझिए चीजों को, ठीक है? फाइन। नेक्स्ट बात है सर, इसमें देखिए दो ब्लॉक है और हमें एफबीडी बनाना है। फाइन सर। जैसे एफबीडी बनाना है तो हमें क्या करना है? देखिए सर ये बात हमें समझ में आ गया। ये इसको अगर N1 लगा रहा है तो ये भी इसको N1 लगाएगा। सर ये इसको अगर N2 लगा रहा है तो ये भी इसको N2 लगाएगा। अब समझिए अगर हम M1 का एफबीडी बनाएंगे, M1 का, तो हम सबसे पहले देखेंगे M1 को आर्थ नीचे खींच रहा है किससे? M1 जी से। और M1 में M2 एक फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है सर? N1। सर अगर हम M2 का देखेंगे तो M2 का नीचे क्या फोर्स लगेगा सर? M2G लगेगा। और आर्थ इसको ऊपर क्या खींच रहा है सर? आर्थ इसको लगा रहा है N2, और ब्लॉक M1 उसको नीचे लगा रहा है N1। सर दोनों का एफबीडी हो गया। यानी एफबीडी में सर उन्हीं फोर्स का खाली ख्याल कीजिए जो बॉडी में लग रहा है, और जो बॉडी लगा रहा है उसमें एफबीडी में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सर फाइन, इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है सर। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब जैसे ये वाला एफबीडी अगर हमें बनाना हो, अब देखिए अगर हम देखेंगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड इसमें एक फोर्स लग रहा है mg, और अगर हम इसको स्मूथ माने, स्मूथ मतलब फ्रिक्शन एब्सेंट है, तो ये इसको एक फोर्स लगा रहा है नॉर्मल। अब ये मैं एफबीडी किसका ड्रॉ किया? ब्लॉक का ड्रॉ किया। अगर हम सरफेस का देखेंगे तो सरफेस का एफबीडी में क्या होगा? सरफेस के एफबीडी में ऊपर में क्या लगेगा सर? mg लगेगा, और इधर क्या लगेगा? नॉर्मल। सर फाइन, इतना हमें समझ में आ गया। सर आप आगे बात कीजिए, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात है, अब देखिए इसमें भी अगर हम एफबीडी की बात करें तो इसमें देखिए इसका मान लीजिए ऊपर क्या लग रहा है सर? T1, तो ये नीचे क्या लगेगा सर? T1। क्यों T1 आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको बताया था कि हर एक पॉइंट में टेंशन सेम होगा जब तक बीच में क्या ना आए सर? मास ना आए। तो इसमें क्या लग रहा है सर? T2 लग रहा है। अगर हम यहां M2 का एफबीडी बनाएंगे, M2 का, तो नीचे क्या लगेगा सर? M2G लगेगा, ऊपर क्या लगेगा सर? T1 लगेगा। अगर हम सर M1 का एफबीडी बनाएंगे, M1, तो सर नीचे क्या लगेगा सर? M1G लगेगा, और ऊपर क्या लगेगा सर? ऊपर लगेगा T2, है ना? और इसके नीचे और एक फोर्स लगेगा, उसका नाम है सर T1। यानी जो भी फोर्स बॉडी में लग रहा है सारे फोर्सेस आएंगे। और एफबीडी कितने सिंपल है, कितने सिंपल है, आपके लिए तो ये सब सिंपल हो जाएगा अभी। अब जैसे इसमें मान लीजिए एफबीडी बनाना है फिर से, तो सर क्या है?
अगर इसमें टेंशन टी होगा, हमने सीखा है, तो इसमें भी टेंशन टी आएगा सर, यहां भी टी आएगा और सर यहां भी टी आएगा और यहां आ जाएगा आपका टी डैश। सर अगर M2 का एफबीडी बनाना है तो M2 का हम नीचे देख रहे हैं कुछ लग रहा है या M2G, सर ऊपर लग रहा है टी। अगर सर हमें M1 का एफबीडी बनाना है, सबका एफबीडी देख लीजिए, तो M1 का नीचे लगेगा M1G, ऊपर लगेगा टी। अगर सर हमें पुली का एफबीडी देखना है तो पुली का सर यहां लगेगा टी, यहां लगेगा टी और ऊपर में लगेगा सर टी डैश। तो कुछ लोग ये बोलेंगे सर पुली का mg कहां है। देखिए हम आपको पहले ही बोले हैं कि पुली जब तक मास नहीं बोला, हम पुली को क्या एज्यूम कर रहे हैं सर, पुली को हम एज्यूम कर रहे हैं मासलेस। सर इतना हमें एफबीडी के बारे में क्लियरिटी मिल गया। फाइन सर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात है, जैसे मैंने आपको एफबीडी समझा दिया तो आप देखिए अभी कौन सा लो आया, फर्स्ट लो। अब फर्स्ट लो को समझिए कि क्या बोला जा रहा है। बोला ए बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म मोशन, कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल एनी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अनबैलेंस्ड। देखिए अगर मैं रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में ही रहूंगा जब तक मुझ में एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो। आई मीन अनबैलेंस शब्द की मतलब समझिए, आप मान लीजिए मुझे 10 न्यूटन से खींच रहे तो पीछे कोई और भी 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो मेरे में फोर्स तो लग रहा है पर मेरे नेट फोर्स कितना है, 0, क्योंकि जो फोर्स है वो बैलेंस हो जा रहा है। इसको तो मैं अगर रेस्ट में हूं तो रेस्ट में रहूंगा, अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन में हूं तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहूंगा। अब अगर आप 20 न्यूटन से खींच रहे हैं, पीछे से कोई 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो अब मेरे रिजल्टेंट फोर्स आपकी ओर 10 न्यूटन है। अब मेरे स्टेट ऑफ रेस्ट जो है वो चेंज होगा। फाइन, इसका मतलब मेरे स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को अगर आपको चेंज करना है तो आप मुझ में सिर्फ फोर्स लगाने से होगा, बिल्कुल नहीं सर। आप मुझ में मतलब आप में हमें अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना होगा। सर इतना समझ में आया। और इसका और एक नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, और इसका और एक नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इस बात को समझिएगा क्या बोल रहा हूं। इसमें मैं आपको बहुत सारे बातें बताऊंगा, सुनिए। मान लीजिए मैं बास में हूं, ठीक है, और मैं बास में मान लीजिए बैठा हूं और बास चल रहा है। इसका मतलब मेरे बॉडी का जो टेंडेंसी है वो चल रहा है। सडनली बास ने ब्रेक मारा, अब मेरे लोअर पार्ट क्या हो रहा है, बास के साथ टच में है। और आप ये बात समझिएगा, अगर इनर्शिया को ट्रांसफर होना है तो उसको टाइम लगता है। अब मेरे जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी है वो बास के साथ टच में नहीं है, लोअर पार्ट बास के साथ टच में है, तो उसमें इनर्शिया फटक से ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो तो बास, जैसे ही बास ने ब्रेक मारा तो वो रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन मेरा अपर पार्ट क्या करेगा, उसकी टेंडेंसी है आगे जाने का, तो आगे की ओर झुक जाएगा। अब सोचिए अगर वही बास मान लीजिए क्या है, रेस्ट में है, सडनली आगे चला, तो मेरे बॉडी का टेंडेंसी क्या है, रेस्ट में रहने का, तो मेरे बॉडी क्या करेगा, पीछे की ओर मूव करेगा। अब अगर एग्जांपल देखेंगे, कभी अगर हम चलती हुई एक बास से अगर हम नीचे जाते या चलते हुए ट्रेन से अगर हम नीचे उतरते हैं, तो हम हमेशा क्या करते हैं, ट्रेन के साइड में चलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे टेंडेंसी क्या था, चलने की। कितना आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब आप इस बात को समझिए, ये जो फर्स्ट लॉ है इज नथिंग बट लॉ ऑफ इनर्शिया है, और ये यही बोल रहा है कि अगर किसी भी बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को हमें अगर चेंज करना है, तो सर हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। खाली फोर्स अप्लाई करने से होने वाला है नहीं। इस बात में आप थोड़ा ध्यान रखिए। अब सवाल आता है सर इनर्शिया क्या चीज है। फाइन, तो सबसे पहले देखिए, मैंने बोला इनर्शिया जो है ना वो कोई फिजिकल क्वांटिटी है नहीं। ठीक है, आज के लेक्चर में थोड़ा सा थ्योरी चलेगा, आप इस बात को समझिए, थ्योरेटिकल सवाल रह सकता है। इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब इस बात को समझिए। मैंने बोला कि माई वाइफ इज ब्यूटीफुल, अब ये मेरे नजर में ब्यूटीफुल है। अब मेरे वाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, है ना। सिमिलरली इनर्शिया को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते। हाँ, ये हम जरूर बोल सकते हैं कि इनर्शिया इज रिलेटेड टू मास। कभी भी अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा है, लेकिन इनर्शिया कैन नॉट बी मेजर्ड। नाउ द पॉइंट कम्स कि सर इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द चेंज इन इट्स स्टेट। सर बिल्कुल सही बात। अब क्या बोला, मास इज नॉट इनर्शिया, मास इनर्शिया है नहीं, बट हेवियर द बॉडी लार्जर विल बी इट्स इनर्शिया। यानी बॉडी का मास जितना ज्यादा है
उसकी अपने स्टेट में रहने का टेंडेंसी भी उतना ज्यादा होगा। लेकिन याद रखिए मास इनर्शिया नहीं है, और इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी है नहीं। इनर्शिया कैन नॉट बी मेजर्ड, लाइक मेरे वाइफ की ब्यूटी आप जो है ना, उसकी ब्यूटी आप मेजर नहीं कर सकते। फाइन। अब बात आता है कि सर इनर्शिया कितने टाइप का है। तो इनर्शिया बेसिकली 3 टाइप का है। पहला क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी क्या एग्जांपल दिया कि अगर हम बास में हैं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए मैं रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में रहना चाहता हूं, तभी तो बास सडनली स्टार्ट होने से मैं पीछे मूव करता हूं। नेक्स्ट बात है, अगर इनर्शिया मोशन है, इसका मतलब अगर मैं बास आगे चल रहा है, सडनली ब्रेक मारने से मेरे अपर पार्ट आगे मूव होता है। फाइन। और अगर नेक्स्ट बोला क्या, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आप देखिए कभी बाइसाइकिल का व्हील्स में अगर माड लगा, माड, अगर आप उस व्हील्स को घुमाएंगे कभी भी देखिएगा, अगर माड उस बाइसाइकिल से जब भी ना सेपरेट होता है तो वो टेंजेंशियली जाता है, इसको उसका उधर ही जाने का डायरेक्शन है। क्या समझ में आ रहा है? फाइन सर। इसमें एक बहुत अच्छा सवाल मिलता है, कभी कभी कुछ कुछ बुक्स में मिलता है, मैं आपको बता दूं कैसे सवाल मिलता है। बोलेगा मान लीजिए यहां एक ब्लॉक है और यहां नीचे एक रस्सी है, ऊपर एक रस्सी है, और बोलेगा, अब बोलेगा इस ये वाला रस्सी को अगर हम सडनली झटका दे दिया, मान लीजिए ये रस्सी 1 है और ये रस्सी 2 है, सडन झटका देने से कौन सा रोप टूटेगा। और दूसरा बोलेगा अगर इसको स्लोली खींचेंगे तो कौन सा रोप टूटेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए मैं आपको एक वर्ड बताया हूं, इस बात को आप समझिए कि सर मैं बताया कि इनर्शिया का ट्रांसफर होने के लिए समय चाहिए होता है। तो सडन झटके में इनर्शिया दूसरे रोप में ट्रांसफर नहीं होगा, तो सडन झटका देने से इसी रोप ब्रेक होगा। लेकिन अगर स्लोली सॉरी, अगर स्लोली हम इसको खींचेंगे तो तब क्या होगा, इनर्शिया ट्रांसफर हो जाएगा, उस वक्त ये वाला रस्सी ब्रेक होगा। तो ये आपको ये कुछ कुछ बुक्स में ये सवाल मिलेगा कि किस सिनारियो पे कौन सा रस्सी ब्रेक होता है। तो सडन झटके पे इनर्शिया ट्रांसफर होता नहीं है, तब ये वाला रस्सी ब्रेक होगा, और अगर हम खींचेंगे स्लोली तो ये वाला रस्सी ब्रेक होगा। फाइन सर, आगे बात करें। अब देखिए क्या बोला, अच्छा इनर्शिया जो 3 प्रकार की हैं, 3 टाइप के हैं, उस 3 टाइप को यहां हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले टाइप क्या है सर, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। अच्छा इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट टू रिमेन एट रेस्ट। सर आपको मैं समझा चुका हूं, एग्जांपल देख लीजिए सर, एनसीईआरटी का एग्जांपल होगा, व्हेन द बस स्टार्ट्स सडनली द पैसेंजर्स इन द बस टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड, है ना, क्योंकि मैं रेस्ट में हूं तो मैं अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहता हूं। फाइन सर। नेक्स्ट बात है, बोला कि इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। फाइन सर, ए पर्सन जंप्स आउट फ्रॉम बस फॉल फॉरवर्ड, बिल्कुल, क्योंकि उसे टेंडेंसी क्या है, फॉरवर्ड जाने की है। व्हेन द बस स्टॉप्स सडनली वी फॉल फॉरवर्ड, इसका मतलब सडनली स्टॉप हो गया, सडन स्टॉप होने से, लेकिन मेरे टेंडेंसी क्या था, टेंडेंसी आगे जाने की थी। बाय इनर्शिया ऑफ मोशन द अपर पार्ट ऑफ द स्टार्ट्स मूविंग विद बस व्हाइल द लोअर पार्ट ऑफ द टाइज रिमेन्स स्टेबल। मैंने क्या बोला, लोअर पार्ट बस के साथ टच में है, वहां फ्रिक्शन फोर्स भी होंगे, तो उसमें इनर्शिया जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन अपर पार्ट में तो ट्रांसफर हुआ नहीं, तो वो आगे की ओर मूव करेगा। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट बात है सर, आगे नेक्स्ट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वही बात कि क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द बॉडीज एबिलिटी टू रेजिस्ट चेंजेस इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए कोई भी एक वर्ड उठ के सवाल आ सकता है, सेंटेंस बोलेगा ये किस लॉ को डिस्क्राइब कर रहा है, मैं आपको ऐसे सवाल आगे सोल्व करवाऊंगा, अब इसी की बात हम सवाल ही कर रहे हैं। बोलेगा द mud released from the wheel of a bicycle fly off tangentially। मैंने आपको ये बताया, ये सर्कुलर मोशन में एक कॉमन क्वेश्चन भी है कि अगर मान लीजिए एक चीज सर्कुलर मोशन में घूम रहा है एक थ्रेड के सहारे, सडनली अगर थ्रेड को काट कर दूं तो बॉडी किधर जाएगा, तो आंसर इज टेंजेंशियल, बिकॉज वो अपनी इनर्शिया को मेंटेन करेगा। फाइन। व्हेन ए कार टेक्स शार्प टर्न हाई स्पीड द ड्राइवर टेंड्स टू गेट थ्रोन अनदर साइड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि जैसे आपने टर्न लिया, ड्राइवर का तो क्या है, डायरेक्शन किधर, उधर है ना, तो वो आपने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को कहीं ना कहीं मेंटेन करेगा। तो आपको ये बात समझ में आया कि फर्स्ट लो, थर्ड लो तो आपको समझा चुका हूं। थर्ड लो में क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को कैंसिल करते नहीं है, और एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडीज में लगते हैं। एक्शन और रिएक्शन के बीच में कोई टाइम गैप है नहीं, और एक्शन और रिएक्शन का नेचर हमेशा सेम होता है। दैट मीन्स अगर एक्शन टेंशन है तो रिएक्शन भी टेंशन है। जो फर्स्ट लो आपको समझाया, सेकंड लो तो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। फर्स्ट लो अगेन इससे थ्योरेटिकल लो है ना, मैंने आपको बताया अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में है तो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में मेंटेन करेगा जब तक हम कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाए। अनबैलेंस्ड वर्ड मैंने आपको समझाया, ये वर्ड मेंशन करना जरूरी है। फिर मैंने आपको बताया उसका और एक नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, और मैंने आपको बताया कि इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी है नहीं, इसको आप मेजर कर नहीं सकते।
नेक्स्ट आपको बताया कि इनर्शिया और मास रिलेटेड है, पर मास इनर्शिया है नहीं। मास ज्यादा तो डेफिनेटली इनर्शिया भी ज्यादा होगा। दैट डजंट मीन कि मास ही इनर्शिया है। इनर्शिया कैन नॉट बी मेजर्ड लाइक ब्यूटी ऑफ माय वाइफ। फाइन। नेक्स्ट मैंने बताया कि इनर्शिया 3 होता है। सर क्या क्या होता है? एक होता है इनर्शिया ऑफ क्या? सर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, सर एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक इनर्शिया ऑफ मोशन। सर फाइन, मजा आ गया, आगे बात कीजिए आप। चलिए, तो सबसे पहले सवाल आ गया। अब सवाल पढ़िए आप क्या बोला गया। सवाल बोला कि 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो आज मैं बेसिकली वही सारे क्वेश्चंस करूंगा ना जो फर्स्ट लॉ के रिलेटेड है। ठीक है, आपको पता है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड लॉ लेके आ रहे हैं, और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आप मेरे साथ बने रहिए। मैं इस चैप्टर का 2 घंटे का वन शॉट दूंगा, वो आपकी रिवीजन सीरीज होगा। मजा आ जाएगा आपको, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं अभी तो सोच रहा कि हर एक चैप्टर अपलोड तो करूंगा फॉर श्योर। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप थोड़ा सा मेरे साथ एडजस्ट कीजिए प्लीज, क्योंकि मैं खुद सब कुछ करता हूँ, टेक्स टाइम, थोड़ा सा एफर्ट लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या बोला कि फोर्स ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन होना है, ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन होना है। तो इट्स वेरी सिंपल, मतलब एक्स में नहीं रहना है। पर सर अगर एक्स में नहीं रहना है तो हम इस फोर्स का कंपोनेंट्स को देख लेते हैं ना सर। अगर ये फोर्स को देखेंगे तो इधर क्या लगेगा सर? हम लिखेंगे 4 sin 30 लगेगा, ये हमें समझ में आता। तो इधर क्या लगेगा? अगर 4 cos 30। सर वाई में हम क्या करेंगे? हमें तो एक्स 0 करना है। अगर बोलता कि एक्स में रहना है तो हम वाई को 0 करते, पर इन्होंने बोला कि वाई में रहना है। अब देखिए जैसे ही 4 sin 30 आएगा सर, इसका वैल्यू तो 2 आ जाएगा। सर ये फोर्स का तो एक्स कंपोनेंट हमने 2 निकाल दिया। इसका इधर क्या आएगा सर? 1 cos 60 आएगा। cos 60 का वैल्यू अगेन हाफ है, तो सर ये वाला जो वैल्यू आएगा ना, ये आएगा 0.5। फाइन। ये वाला जो 2 है ना, ये 30, तो सर ये भी 30 होगा, तो यहां भी आएगा 2 sin 30। sin 30 का वैल्यू अगर हाफ है सर, यहां आएगा 1, यानी सर यहां 1 और 0.5 मिलके इस साइड में तो 1.5 है। और सर ये वाला साइड में कितना होगा सर? 2 आएगा। इसका मतलब अगर एक्स में 0 करना है सर, एक्स में अगर 0 करना है तो एक्स में इधर 2 है और इधर 1.5 है, तो एक्स्ट्रा और कितना चाहिए सर? एक्स्ट्रा राइट साइड में हमें और 0.5 न्यूटन चाहिए। इसका मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स हमें चाहिए 0.5 न्यूटन। सर इतना हमें समझ में आ गया, मजा आ गया। आप आगे बात कीजिए, क्या आपको समझ में आया? इसमें बोला कि वाई में रहना है तो मैंने एक्स को 0 किया। अगर बोलता एक्स में रहना है तो वाई को 0 करते हैं। फाइन, समझ में आ गया सर, सिंपल ही तो है। सर नेक्स्ट बात कीजिए, क्या बोला कि मासेस ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी आर 3 and 8 kg। फाइन। इसका मतलब ए का जो है ना ये 3 kg है और बी का जो है ना वो 8 kg है। फाइन सर, इतना समझ में आ गया। द नॉर्मल डायरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। अरे वाह, बहुत सिंपल है यार। देखिए जैसे यहां पे आप देखेंगे ना, कभी भी एक्सीलरेशन नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ मतलब क्या है? फर्स्ट लॉ में बॉडी रेस्ट में है, और बॉडी रेस्ट में है मतलब बॉडी का एफ नेट कितना है? 0। एफ नेट 0 का मतलब क्या है? बॉडी का जो एफ लेफ्ट होगा वो एफ किधर होगा? राइट होगा। और बॉडी का जो एफ अपवर्ड होगा वो किधर होगा? एफ डाउनवर्ड होगा। तभी तो हम बोल सकते हैं ना कि बॉडी जो है ना एफ अपवर्ड इक्वल टू एफ डाउनवर्ड। इसका मतलब हम तभी तो बोल सकते हैं ना कि एफ नेट 0, और एफ नेट 0 मतलब बॉडी कैसा है? इक्विलिब्रियम में है। ये आपके बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम है नहीं। बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम मतलब उसका बॉडी का सांस भी नहीं चल रहा, आप समझिए, तो हम क्या बोलेंगे? RIP। ठीक है, फाइन। अब बात को समझिए। अब ना क्वेश्चन कम्स कि सर इक्विलिब्रियम कब तक? जब तक हम फर्स्ट लॉ के सवाल करेंगे सारे में हम अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड और लेफ्ट इक्वल टू राइट। अब देखिए इसमें अगर हम FBD देखेंगे तो हमें इतना भी आता है, ये इसको अगर N1 लगा रहा है तो ये भी इसको क्या लगा रहा है? N1। सर ये इसको अगर N2 लगा रहा है तो ये भी इसको क्या लगा रहा है? N2। फाइन सर। अब ब्लॉक ए का अगर FBD देखेंगे तो ए का नीचे क्या लगेगा सर? 3G, और नीचे ऑलरेडी और कितना लग रहा है सर? 5 लग रहा है। और ऊपर में क्या लग रहा है सर? ऊपर में लग रहा है N1। यानी अगर हम N1 का बात देखेंगे तो हम लिखेंगे ना 5 + 3G। अगर हम G को 10 एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब N1 का वैल्यू कितना आ जा रहा है सर? 35 न्यूटन। ये समझ में आ गया। अगर आप 8 kg की बात करेंगे, 8 kg का FBD में सर नीचे 8G लगेगा। FBD में वही फोर्स आते हैं सर जो फोर्स लग रहा है, और उसके ऊपर में सर आएगा N2, और उसके नीचे फिर से एक आएगा N1। ये 8 kg का FBD है, क्योंकि आपकी A जो इसको B में N1 लगाएगा। सर यहां हम लिख सकते हैं N2 = N1 + 8G, और N1 का वैल्यू 35 है, और 35 न्यूटन तो है सर, प्लस कितना हो गया सर? 80 आ गया। सर 80 + 35 हो जाएगा
आपका 115 न्यूटन। इसका मतलब सर दो वैल्यू है, एक 35 आएगा और एक 115 आएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला, रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। अरे ए और बी के बीच में तो N1 ही है, यानी मेरे को N2 लगाने निकालने का जरूरत ही नहीं है, तो ए और बी के बीच में फोर्स है 35 न्यूटन। फाइन सर, अब इस बात को समझ में आ गया, तो मैंने क्या लगाया, अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, क्योंकि मुझे पता है इसमें कोई एक्सीलरेशन है नहीं, अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो हमेशा नेट फोर्स कितना, 0, तो अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड। फाइन सर, समझ में आ गया। अगर बोलता कि ग्राउंड और ब्लॉक बी के बीच में क्या रिएक्शन है, तो आंसर आपका आता 115। फाइन, नेक्स्ट बात है, कितना ब्लॉक है सर, 3 ब्लॉक है। अच्छा फाइन, सारे का मास, हाँ सर गिवन है, क्या निकालने बोला, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एंड 4 kg ऑन द 3 kg। फाइन फाइन सर, अगर ये इसको N1 दे रहा है तो ये भी इसको N1 दे रहा है, बिकॉज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सर अगर ये इसको N2 दे रहा है तो ये भी इसको N2 दे रहा है। फाइन सर, एफबीडी बनाइए, अगर मैं 2 kg का एफबीडी बनाता हूं तो इसका नीचे 2g होगा। फाइन, और ऊपर में क्या लगेगा सर, ऊपर में N1 लगेगा, बस इतना ही है। अगर सर हम 3 kg का एफबीडी बना रहे तो इसका नीचे लगेगा 3g। फाइन सर, और ऊपर क्या लगेगा सर, ऊपर में लगेगा N2 जो कि 4 kg लगा रहा है, और नीचे लगेगा N1 जो 3 kg में 2 kg लगा रहा है, और एफबीडी में तो जो लग रहा है वही तो आएगा। फाइन सर, अब नेट अपवर्ड इज इक्वल टू क्या है, नेट डाउनवर्ड, यानी ये आपका 20 न्यूटन आ गया। यहां भी नेट अपवर्ड इक्वल नेट डाउनवर्ड, यानी N2 इक्वल टू क्या आएगा, N1 प्लस 3g, और N1 का वैल्यू कितना है सर, 20। इसका मतलब यहां आ जाएगा 50 न्यूटन, यानी आंसर 20 और 50 आएगा। फाइन सर, समझ में आ गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे सिनारियो में बॉडी में कोई एक्सीलरेशन है नहीं, और बॉडी में एक्सीलरेशन अगर है नहीं तो बॉडी का एफ नेट 0 होगा, और एफ नेट 0 का मतलब क्या है, अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, लेफ्ट इक्वल टू राइट। फाइन सर, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इसमें बोला कि एडजॉइनिंग फिगर शोज ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। बिल्कुल सही बात सर। अब बोला कनेक्टेड टू फ्री एंड ऑफ ए रोप ऑफ मास। अरे भाई साहब, ये जो रस्सी है ना, इसकी मास 10 kg है, यानी इस रस्सी आइडियल वाला रस्सी है नहीं, यानी इसका हर एक पॉइंट में टेंशन सेम है नहीं, पर रस्सी का लेंथ कितना है, 10 मीटर, यानी सर 10 मीटर रस्सी का अगर मास 10 kg होगा तो 1 मीटर का 1 kg होगा। ये हमें समझ में आ गया। टेंशन ऑफ द रोप एट पॉइंट ए। अच्छा, यानी सर अगर हम यहां एक ब्लॉक मान लेते हैं तो इसका ऊपर में टेंशन मैंने टी माना। फाइन, अब मुझे एक बात बताइए, इसके नीचे 10 kg तो है, साथ में 3 मीटर भी है, और आपको पता है 1 मीटर में 1 kg है, तो अगर 3 मीटर होगा तो इसके पास कितने मास होंगे, 3 kg। इसका मतलब इसका नीचे कुछ लग रहा है या 13g, तो नेट अब ये तो मूव कर नहीं रहा, ये तो रेस्ट में है, रेस्ट में तो मतलब एफ नेट 0 है, तो अपवर्ड इक्वल टू क्या है सर, डाउनवर्ड, तो टी इक्वल टू क्या होगा, 13g का मतलब क्या होगा, 130 न्यूटन। सर ऐसे ऑप्शन है, बिल्कुल है सर, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, देखिए मैं इतना फन मतलब मजाक करता नहीं हूं, आप अगर मेरे साथ डिटेलिंग करेंगे ना, हर एक क्वेश्चन में अगर आप मेरे साथ लगे रहेंगे ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सब चैप्टर्स में कभी कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। मैं बहुत मतलब न्यूट्रल, बहुत नॉर्मल होकर पढ़ाता हूँ, अगर आप इसको सही से सुनेंगे ना तो आपकी क्वेश्चंस में कभी प्रॉब्लम आएगा नहीं। और मैं 4 लेक्चर में चैप्टर खत्म करूंगा, और मैं आपको ये बता दूं, जैसे खत्म करूंगा तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, तब मैं 2 घंटे का एक 1 शॉट दूंगा, आपका वो रिवीजन सीरीज भी हो जाएगा, आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात है, क्योंकि मैं हर एक चीज को बहुत मतलब एक वे में अप्रोच करता हूं, मैं सीधा सीधा अप्रोच कभी करता नहीं हूं। फाइन, अब देखिए नेक्स्ट बात क्या बोला सर, आपको क्या निकालने बोला, नॉर्मल रिएक्शन निकालने बोला। तो आपको मैंने स्फेरिकल बॉडी बताया था, अगर मैं इसका एफबीडी देखूंगा तो ये इसको एक नॉर्मल लगा रहा है, उसका नाम मैंने एनवी दे दिया, ये इसको एक नॉर्मल लगा रहा है, उसका नाम NA दे दिया, और नीचे एक फोर्स लग रहा है, उसका वैल्यू हम कुछ बोलेंगे या 50g। सर समझ में आ गया, वेरी सिंपल सर। सर ये नॉर्मल लग रहा है तो यहाँ 90, सर ये 30 है, तो ये वाला एंगल जो होगा ना ये भी 30 हो जाएगा, इतना हमें समझ में आता है, क्योंकि ये आपकी समझ में आ रहा है टोटल 360 होना है। फाइन, जैसे ये 30 हो जाएगा तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा, तो सर यहाँ पे हो जाएगा NA cos 30, और सर यहाँ पे आ जाएगा NA sin 30, इतना हमें समझ में आ गया। और ये ब्लॉक या ये जो स्पेरिकल बॉडी है ये रेस्ट में है, तो अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड और लेफ्ट इक्वल टू राइट, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है। लेफ्ट में क्या लग रहा है
लेफ्ट में लग रहा है NV और राइट में क्या लग रहा है NA sin 30 और sin 30 का वैल्यू हाफ है। बिल्कुल अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, सर अपवर्ड में लग रहा है NA cos 30 और डाउनवर्ड में लग रहा है सर 50G। समझ में आ गया? यानी सर अगर यहाँ NA देंगे cos 30 के वैल्यू हमने दिया √3/2 तो ये आपका हो जाएगा 50G। इसका मतलब सर NA का वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पे जाएगा तो 100G यानी 1000/√3 न्यूटन और NV का वैल्यू क्या हुआ सर 1000/√3 और ये आपका आ जाएगा हाफ यानी ये आ जाएगा सर 500/√3 न्यूटन। यानी आपको ये बात समझा दिया। अगर स्पेरिकल बॉडी आएगा तो आपको ये बात भी समझ में आ जाना चाहिए सर जो भी नॉर्मल होगा वो सेंटर से पास करेंगे। सर इतना समझ में आ गया? कितने सिंपल है सर। ठीक है, हर एक टाइप के क्वेश्चन में कवर करके दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा देखते हैं सर। अगेन फिर से वही बात है, बोला कि रस्सी जो स्ट्रिंग पी है ना उसमें आप टेंशन बताइए। देखिए कितना सिंपल है। ये वाला ब्लॉक जो है ना ये तो रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में रहेगा मतलब F net 0 है। F net 0 मतलब अपवर्ड इक्वल टू क्या है डाउनवर्ड। तो इसके नीचे क्या लगेगा 60G, ऊपर में क्या लगेगा T1 यानी सर T1 का वैल्यू 60G। समझ में आ गया? ये वाला पॉइंट को अगर देखेंगे तो नीचे क्या लगेगा सर T1, यहां क्या लगेगा सर T2 और यहां क्या लगेगा TP और हमें TP ही तो निकलना है। फाइन सर अगर हम देखेंगे तो ये 37 तो ये भी 37 होगा तो यहां क्या आएगा T2 cos 37 और यहां क्या आएगा सर T2 sin 37। इतना हमें समझ में आ गया। यानी सर अगर हम देखेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट अपवर्ड इक्वल टू नेट डाउनवर्ड, नेट लेफ्ट इक्वल टू नेट राइट। तो नेट अपवर्ड में कौन है? अपवर्ड में है T2 sin 37 और डाउनवर्ड में है T1 और T1 का वैल्यू हमें पता है सर है 60G। यानी अगर मुझे T2 निकलना है तो देखिए ये भी आपको मैं बता रहा हूं कि 5 3 और 4 कुछ लोगों को ये डाउट होगा ये 53 होगा और ये क्या होगा 37। यानी अगर sin 37 चाहिए तो हम यहां पे क्या करेंगे सर ये होगा 3/5 और यहां आपका आ जाएगा 60G। फाइन नेक्स्ट बात है सर ये लेफ्ट में कौन है? सर लेफ्ट में TP है। राइट में कौन है सर T2 है और साथ में है cos 37। यानी सर TP अगर निकलना है तो T2 का वैल्यू मैं यहां से पुट करता हूं 5 × 60G बाई क्या होगा 3 और cos 37 का वैल्यू होगा सर 4/5। ये आपका कैंसिल हो जाएगा सर, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। ये कितने बार जाएगा सर 20 बार जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 80G और 80G का मतलब अराउंड आंसर आएंगे है ना 80G तो हो रहा है ना 80G। इसका तो आंसर आएगा ऑलमोस्ट 800 न्यूटन अकॉर्डिंग टू मी। समझ में आ गया? फाइन सर इतना क्लियरिटी मिल गया, हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं सर। आगे बात करते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला देखते हैं ना। क्वेश्चंस को पढ़िए, बहुत सिंपल है, बहुत बड़ी बात है नहीं। अच्छा बोला ए मैन ऑफ मास m स्टैंड्स ऑन ए फ्रेम ऑफ मास कैपिटल M। फाइन आपको दिख रहा होगा क्लियर कट, यानी ये जो आदमी है इस आदमी का मास स्मॉल m है और जो फ्रेम में वो बैठा है वो मास उसका कैपिटल M है। He pulls on a light rope। ओके मतलब ये रोप को दूसरे साइड में खुद से पकड़ा हुआ है which passes over a pulley. The other ends of the rope is attached to the frame. Okay for the system to be in equilibrium। अच्छा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है F net 0 है। यानी what force the man must exert on the rope। अच्छा रोप में जो फोर्स मैन लगा रहा है वो तो कुछ ना कुछ नहीं टेंशन ही तो होगा। फाइन सर देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके अगर हम देखेंगे तो अगर हम इसमें आदमी का एबिलिटी देखेंगे, आदमी का सिर्फ अगर मैन का एबिलिटी देखेंगे तो हमें इस बात की ख्याल है मैन का नीचे mg लग रहा है। बिल्कुल सही बात, आप ध्यान दीजिएगा आपको सिखा देंगे। और मैन का ऊपर में रस्सी लगा हुआ है तो उसमें टेंशन T लग रहा है। और ये जो मैन है वो उसमें क्या है उस लिफ्ट में है ना, यानी उस फ्रेम में है ना, तो फ्रेम उसको ऊपर क्या देगा नॉर्मल, वो फ्रेम को नीचे क्या देगा नॉर्मल। यानी मैन में ऊपर और एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है नॉर्मल। अगर हम वो वाला जो बॉक्स है ना उसका एबिलिटी देखेंगे तो उसका नीचे क्या लगेगा कैपिटल mg, ऊपर में टेंशन T तो लगेगा क्योंकि पुली हम तो मानते हैं मासलेस है। अगर इसमें T तो उसमें भी T होगा। और इसमें आदमी को ये ऊपर नॉर्मल लगा रहा है, अगर आदमी को ये ऊपर नॉर्मल लगा रहा है तो ये आदमी इसको नीचे नॉर्मल लगाएगा। और सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होना है, यानी सर अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड। तो यहां आएगा T + N = mg और यहां आएगा सर N +
mg इज इक्वल टू टी, दोनों m अलग है, फाइन। ना तो क्वेश्चन कम्स, उन्होंने बोला कि रस्सी में क्या फोर्स लगाना, दैट इज टेंशन, राइट, है ना। अगर टेंशन निकालना हो तो यहां से अगर हम नॉर्मल की वैल्यू निकाल दें और यहां पुट कर दे, तो देखिए यहां टी है, नॉर्मल का वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहां से, क्या होगा, टी है ना, टी माइनस एम जी होगा और यहां आ जाएगा आपका एम जी, फाइन सर। अब देखिए यहां टी आएगा या ट्वाइस टी, तो इधर क्या आएगा सर, एम प्लस एम और यहां जी आएगा, फाइन। अगर मुझे टी निकालना होगा तो ये m प्लस एम और यहां आएगा g डिवाइड बाई 2, यही तो आंसर है, इसका मतलब ये वाला आंसर है, फाइन। अगर पूछेगा कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता, तो ये भी आपके आंसर आ जाते हैं, बिकॉज दो इक्वेशन है। अगर टेंशन आ गया तो टेंशन का वैल्यू पुट करने से क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। इन सम क्वेश्चंस में देखा, इसके नीचे में एक वेइंग मशीन रखेगा ना, बोलेगा एक वेइंग मशीन रख दिया यहां सर यहां एक वेइंग मशीन रख दिया, इस वेइंग मशीन का रीडिंग बताइए। देखिए मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, आप अभी सुन के रखिए कि वेइंग मशीन जो है ना वो हमेशा नॉर्मल का रीड करता है, वेइंग मशीन कभी भी एमजी रीड नहीं करता, वेइंग मशीन ऑलवेज मेजर द नॉर्मल, फाइन। यानी अगर या वेइंग मशीन का रीडिंग पूछता तो हम किसकी वैल्यू निकाल बैठते हैं, हम नॉर्मल का वैल्यू निकाल देते हैं, है ना। हम आपको आगे बताएंगे कि वेइंग मशीन एमजी नहीं नॉर्मल क्यों रीड कर रहा है, उसका हम समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन फिलहाल इतना समझिए, आगे बढ़ते हैं, फाइन। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि सर इस लेक्चर में वही सारे क्वेश्चंस ले रहा है जो फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है ना, फाइन। चलिए क्या बोला क्वेश्चन, बोला ए मैन ऑफ मास 60 kg, अरे वही सवाल है, एग्जैक्ट सवाल है, खाली इसमें मैन का मास 60 kg है, फाइन। और बॉक्स का मास कितना है, 30 kg। यानी मैं रेडी हो जाता हूं आपने एफबीडी के साथ। मैन का मास कितना है सर, 60 kg है, बिल्कुल सही है। और बॉक्स जो है उसका मास कितना है सर, 30 kg है, इतना हमें समझ में आ गया, वेरी सिंपल फॉर अस सर। नेक्स्ट क्या बोला, बोला द बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम ए पुली फिक्स्ड टू द सीलिंग थ्रू ए लाइट प्रूफ, सेम सवाल सेम कहानी। और बोला इफ द मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन। यानी वही बात, नीचे एक वेइंग मशीन है और उस वेइंग मशीन का रीडिंग बताना है। तो मैं आपको क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था ना कि वेइंग मशीन का अगर रीडिंग बताना है तो सर नॉर्मल का वैल्यू ही तो बताना है। सर सवाल वही है, एफबीडी बनाइए सर। आदमी में ऊपर टेंशन टी लग रहा है, नीचे 60 जी लग रहा है। अगर आदमी का देखेंगे तो उसको एन लगा रहा है ऊपर, अगर बॉक्स का देखेंगे तो नीचे एन लगा रहा है, ऊपर टेंशन टी लग रहा है और सर 30 जी लग रहा है, इतना ही तो है। तो क्वेश्चन कम्स, सर यहां क्या करेंगे, टी प्लस एन इज इक्वल टू 60 जी और यहां क्या करेंगे, टी इक्वल टू 30 जी प्लस एन। समझ में आ गया सर। अभी नॉर्मल का वैल्यू निकालना है तो सर टेंशन का वैल्यू यहां पुट करते हैं सर, ये 30 जी प्लस एन इज इक्वल टू 60 जी होगा, आपको समझ में आ गया होगा सर। अब बताइए ट्वाइस एन जो होगा ना, ये होगा सर 30 जी, तो एन का वैल्यू हो जाएगा सर 15 जी। यानी अगर आप वेइंग मशीन की बात करें तो वो रीड करेगा 15 kg, क्योंकि मास इंटू जी तो है सर, फाइन, समझ में आ गया। यानी अगर कभी भी कोई बोलता है वेइंग मशीन का रीडिंग बताओ तो इस ऑलवेज उसकी नॉर्मल का रीडिंग बताइए, खत्म कहानी। आई होप आपको समझ में आया। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर टेंशन सेम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज पुली जो भी है हमारे कोर्स में जब तक नहीं बोला हम क्या मानते हैं, इट्स मासलेस, फाइन सर। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, बोला इन द गिवन डायग्राम विथ व्हाट फोर्स मस्ट द मैन पुल द रोप टू होल्ड द प्लांक इन पोजीशन। अच्छा अगेन इक्विलिब्रियम की बात चल रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा बोला कि आदमी का वेट है ना 60 kg और प्लैंक के कोई वेट है नहीं, रस्सी का भी कोई वेट है नहीं, पुली का भी कोई वेट है नहीं। अच्छा तो आदमी का अगर एफबीडी देखेंगे, फाइन सर, चलिए आप हमें आदमी का एफबीडी की बात कीजिए। अगर हम आदमी की एफबीडी की बात करेंगे तो आदमी में ऊपर लग रहा है नॉर्मल और ऊपर लग रहा है टी, और आदमी का नीचे फोर्स लग रहा है, क्या फोर्स लग रहा है, आदमी का मास है, कितना गिवन है आदमी का मास, कुछ तो बोला है, हाँ 60 kg बोला है सर, 60 जी लिख दीजिए। यानी सर अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, क्योंकि वो तो रेस्ट में है, अपवर्ड में टी लिखिए प्लस एन लिखिए और यहां 60 जी लिखिए, काम हो जाएगा सर। अब बात यह आता है, ये तो पॉइंट है सर, अगर यहां टी होगा तो यहां भी टी होगा, यहां भी टी होगा सर, ये वाला होगा 2t, तो सर यहां भी हो जाएगा आपका 2t, आपको समझ में आ रहा है। तो यहां हो गया 2t है ना सर, और यहां हो जाएगा t। और ये देखिए अगर प्लांक का देखेंगे तो प्लांक में नीचे फोर्स लग रहा है नॉर्मल, और प्लांक का कोई mg है नहीं, बिकॉज बोला है कि प्लांक जो है ना उसका वेट को आप नेग्लेक्ट कीजिए। यानी प्लांक का अगर देखेंगे तो प्लांक के ऊपर में क्या लग रहा है,
प्लांक के ऊपर में लग रहा है थ्राइस टी और नीचे क्या लग रहा है, नॉर्मल। फाइन सर। यानी अगर हमें क्या निकालना बोला भाई, हमें निकालना बोला विथ व्हाट फोर्स मस्ट द मैन पुल द रोप, यानी टी का वैल्यू निकालना बोला, तो यहां लिखेंगे टी प्लस क्या लिखेंगे 3t इजिकल टू क्या लिखेंगे 60g, यानी नॉर्मल का वैल्यू यहां पुट कर दिया। सर ये 4t होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 60g, यानी सर t का वैल्यू हो जाएगा 15g। अगर g 10 मानेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा सर 150 न्यूटन। ऐसे ऑप्शन है सर, बिल्कुल है। आई होप आपको समझ में आया। अगर यहां पुली का भी मास होता तो नीचे हम नीचे n के साथ mg ऐड करते, और क्या, इतना सिंपल तो है। फाइन सर, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ओके बोला सर 3 ब्लॉक है ABC, उसमें से A और C का मास m है। अच्छा ये वाला A है और ये वाला C है और ये वाला B है, इन दोनों का मास m है। बिल्कुल, चलिए हम क्या नहीं समझ रहे हैं, और इसका मास है ना कैपिटल M, पढ़ के देख लीजिए। हाँ ओके बोला क्या, अच्छा कंडीशंस बताना है। फाइन, देखिए ना, अगर इसका ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका नीचे mg लग रहा है, यहां t लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे सर t का वैल्यू जो है ना वो mg आ गया। फाइन, इसमें कोई दिक्कत है नहीं सर, इतना समझ में तो आ रहा है हमें। अब नेक्स्ट बात कीजिए। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बोलता हूं, अगर ये t है तो ये भी t होगा बिकॉज पुली मासलेस है। इसके भी नीचे क्या लग रहा है mg, तो यहां t लग रहा है क्योंकि सेम होगा वैल्यू, तो यहां भी क्या होगा t। मान लेते ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा है ना। अब बताइए इसका नीचे क्या लग रहा है कैपिटल mg, और इसका ऊपर में क्या लग रहा है सर 2t cos थीटा लग रहा है। यानी अगर यहां देखेंगे t sin थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, या t sin थीटा और ये तो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में क्या गया, ऊपर में गया 2t cos थीटा और नीचे क्या गया कैपिटल mg, और t का वैल्यू क्या है दोस्त, t का वैल्यू है स्मॉल mg, इसका मतलब 2 स्मॉल mg cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया कैपिटल mg। अब बात को समझिए सर, इसमें अगर हम g और g को कैंसिल कर दें तो cos थीटा का वैल्यू होगा कैपिटल M बाई ट्वाइस m, और सर sin थीटा या cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, यानी ये कभी भी 1 से बड़ा हो नहीं सकता। अगर ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता तो ऊपर में बड़ा टर्म पॉसिबल है नहीं, इसको तो सर m शुड बी लेस देन ट्वाइस m, सर m शुड बी लेस देन ट्वाइस m। बिल्कुल सर समझ में आ गया, क्यों m लेस देन ट्वाइस m होना समझ में आया, बिकॉज cos थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होना पॉसिबल है नहीं। वाओ सर, कितने मस्त बात करते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्या बोला सर, देखिए आप हो तो हमें कोई टेंशन नहीं है सर, बस हम इतना बिलीव करते हैं, दैट्स ऑल। अच्छा इसमें क्या बोला देखिए, फ्लेक्सिबल चेन जिसका वेट कितना है W। अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, कुछ बच्चे इसमें गलत करते हैं और फिर बोलते हैं सर आंसर की रॉन्ग है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला, व्हाट इज द टेंशन ऑफ द चेन एट द मिड पॉइंट। इसमें 2 सवाल बनते हैं, ये लोग किसकी बात कर रहे हैं, मिड पॉइंट यानी इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। चलिए मैं आपको पहले सिखाता हूं, अगर एंड पॉइंट में बोलेगा तो क्या करना है। देखिए अगर ये इसको यहां t लगेगा तो यहां भी यहां t लगेगा, और आपको पता है ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, यानी इधर t cos कैंसिल होगा, ऊपर क्या आएगा t sin, इधर क्या आएगा t sin। अब t sin ऊपर आएगा ना तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2t sin थीटा इज इक्वल टू नीचे क्या है वेट W, यानी अगर हम t निकालेंगे तो क्या होगा W/2 cosec थीटा। अगर ये एंड पॉइंट का टेंशन अगर आपसे पूछे, किसके पूछे, एंड पॉइंट का, लेकिन यहां इन्होंने पूछा मिड पॉइंट का। जैसे मिड पॉइंट का पूछेगा तो आधा चेन का मैं एफबीडी बनाता हूं, आधा चेन का जैसे एफबीडी बनाऊंगा तो नीचे वेट आ जाएगा W/2। याद रखिए पूरा चेन का अगर W है तो आधा का तो W/2 है। फाइन, यहां टेंशन कुछ आएगा या T डैश। फाइन, ऊपर क्या लगेगा, इधर लगेगा T जो है ना, इसका T sin थीटा लगेगा, और इधर बचेगा T cos थीटा। आई होप आपको आधा चेन का जो एफबीडी है ना वो समझ में आया। अब बताइए अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब सर नेट अपवर्ड इक्वल टू नेट डाउनवर्ड और नेट लेफ्ट इक्वल टू नेट राइट, तो नेट लेफ्ट में कौन है सर T cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा T डैश, और अपवर्ड में कौन है सर T sin थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा सर W/2। सर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, मिड पॉइंट की वैल्यू चाहिए। मिड पॉइंट मतलब सर हमें T डैश की वैल्यू चाहिए, यानी अगर हम मान लीजिए ऐसे करते हैं ना, डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने से क्या होगा आप ही मुझे बताइए। अगर डिवाइड करते T कैंसिल होगा तो सर ये वाला क्या होगा, यहां आ जाएगा tan थीटा और यहां आ जाएगा आपका W/2 और यहां आ जाएगा T डैश। आपको अगर T डैश निकलना होगा तो ये क्या होगा W/2 और नीचे tan थीटा जाएगा तो ये आ जाएगा cot थीटा। क्या ऐसे ऑप्शन है,
W/2 cot थीटा, बिल्कुल मतलब W/cot θ/2, ये समझ में आया। ये कौन सा पॉइंट का है, ये किसका पॉइंट है सर, मिड पॉइंट का टेंशन है। सिंस चेन का मास है तो चेन का हर एक पॉइंट में टेंशन अलग होगा। सर अगर एंड पॉइंट का पूछता, आप बोलेंगे सर सवालों में सवाल करा रहे हैं। देखिए क्वेश्चंस यही तो इंपॉर्टेंट है। अगर एंड पॉइंट का पूछता तो आंसर ये डेफिनेटली होता, पर आपसे तो एंड पॉइंट पूछा नहीं गया, आपसे मिड पॉइंट पूछा गया, तो आपके आंसर टी डैश का है। फाइन सर, समझ में आ गया, आगे बात कीजिए। ये थीटा है, ठीक है, ये मेरे बनाया हुआ थीटा है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला सर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या डिस्क्राइब करता है। अच्छा, न्यूटन फर्स्ट लॉ का और एक नाम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। अबे वो वर्क को तो डिप्लॉय नहीं करता, एनर्जी, अरे ये एनसीटी बेस्ड सवाल है, एनर्जी भी नहीं करता, इनर्शिया मूवमेंट ऑफ, अरे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में जाके पढ़ेंगे, वो अलग कहानी है, ये डिस्क्राइब करता है इनर्शिया को। फाइन, नेक्स्ट आप खुद से ट्राई कीजिए, आपको मजा आ जाएगा। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी लिंक्ड टू टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, अच्छा, टू चेंज इट्स पोजीशन, टू चेंज इट्स डायरेक्शन, टू चेंज इट्स मोमेंटम, टू रेजिस्ट एनी चेंज। अरे इनर्शिया का मतलब क्या, अगर मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में रहना चाहता हूं, मोशन में तो मोशन में रहना चाहता हूं, इसका मतलब मैं अपने स्टेट को चेंज होने से रेजिस्ट करता हूं, दैट इज इनर्शिया, यानी आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, अच्छा इक्विलिब्रियम का मतलब उसके एफ नेट 0 है, क्या बोला, इट मस्ट बी एट रेस्ट, जरूरी है नहीं, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब एफ नेट 0 है, और एफ नेट 0 मतलब आपका ए नेट 0 होगा, और ए नेट 0 मतलब हमेशा रेस्ट में हो, ये जरूरी नहीं है, तो मस्ट बी एट रेस्ट, ये तो गलत बात है, यूनिफॉर्म मोशन भी तो हो सकता है। नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, ये भी गलत बात है, मैं आपको बता रहा हूं ना, फोर्स लग सकता है, अनबैलेंस्ड नहीं लग सकता। फाइन, इट्स नेट एक्सीलरेशन मस्ट बी 0, ये तो 100% बात है। ऑल ऑफ दिस ये भी नहीं होगा। अच्छा इसमें देखो ये गेम खेला है, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, अरे फोर्स लग सकता है, मान लो आगे भी 10 पीछे भी 10, तो नेट फोर्स 0, पर फोर्स तो है, यानी नो अनबैलेंस्ड फोर्स बोलता तो ये आंसर होता, डेफिनेटली वो भी एक ऑप्शन होता, तो ये आंसर आएगा, इट्स नेट एक्सीलरेशन मस्ट बी 0। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इफ ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एक्ट्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर, अच्छा मान लीजिए एक बॉडी इधर जा रहा है, और इस बॉडी का अगर आप परपेंडिकुलर में एक फोर्स लगाए, आप इस बात को समझिए, ये परपेंडिकुलर फोर्स कभी भी इस बॉडी का मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं ला सकता, वो लाएगा तो सिर्फ किस में बदलाव लाएगा, डायरेक्शन, और ऐसे सिनेरियो पे कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, यानी स्पीड यूनिफॉर्म देखते हैं, मोमेंटम यूनिफॉर्म होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 90 डिग्री में लग रहा है ना, तो इसको घुमाएगा, घुमाएगा मतलब इसका क्या बदलेगा सर, डायरेक्शन बदल जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा तो मतलब क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन मतलब मोमेंटम बदल गया, तो मोमेंटम यूनिफॉर्म है नहीं, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन तो हमेशा बदलेगा ना, 90 डिग्री वाला फोर्स तो डायरेक्शन तो बदलाएगा, और क्या रिजल्ट करेगा, रिजल्टिंग पाथ विल बी सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट बोला एक्सीलरेशन 0, बिल्कुल नहीं है, अरे भाई डायरेक्शन बदल रहा है, और वेलोसिटी कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड बदला तब भी बदला, डायरेक्शन बदला तब भी बदला, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कौन, एक्सीलरेशन, यानी वेलोसिटी अगर बदल रहा है तो एक्सीलरेशन 0 होना पॉसिबल है नहीं। और नेक्स्ट क्या बोला सर, स्पीड यूनिफॉर्म बिल्कुल हो सकता है कि मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आ रहा, खाली किस में बदलाव आ रहा है, डायरेक्शन। फाइन सर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, अच्छा बोला, अच्छा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 5.29 मेंशन्ड है, 10 1 रुपी कॉइन्स आर पुट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर ऑन ए टेबल, अच्छा एक एक कॉइन का मास m है, बिल्कुल, मतलब अगर कॉइन देखेंगे तो एक के ऊपर एक ऐसे रखा हुआ है, और ऐसे एक एक कॉइन का मास m है, और ऐसे 10 कॉइन रखा हुआ है। और द फोर्स ऑन द 7th कॉइन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम ड्यू टू ऑल द कॉइन्स ऑन द टॉप, अच्छा 7th कॉइन मतलब हम नीचे मान लेते हैं ना 7m, और ऊपर मान लेते हैं ना 22m, खत्म। अब 7th कॉइन में कौन लगा रहा है, ऊपर वाले कॉइन्स, ऊपर वाले कॉइन्स का नीचे क्या लगाएगा, नॉर्मल, ये भी क्या लगाएगा, नॉर्मल। तो अगर हम देखेंगे ऊपर वाला कॉइन्स का एबीडी बनाएंगे तो उसका नीचे 3mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, तो n का वैल्यू क्या आ गया, 3mg, यानी अगर नीचे 7m उसको 3mg लगा रहा है तो वो भी 3mg लगाएगा, तो ये पहला वाला आंसर आ जाएगा 3mg। फाइन, नेक्स्ट क्या बोला, फोर्स ऑन द 7th कॉइन बाय द 8th कॉइन, अरे भाई साहब, अगर ये 7th कॉइन का देख रहे हैं आप, 8th कॉइन के ऊपर भी तो बाकी 2 कॉइन्स है, तो अकेला तो नहीं लगाएगा, वो लगाएगा, पर रिजल्टिंग फोर्स फिर से क्या आएगा सर, फिर से 3mg आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला, द रिएक्शन ऑफ द 6th कॉइन ऑन द 7th कॉइन, अच्छा 6th कॉइन ऑन द 7th,
6, आप सोचिए इसका मतलब नीचे कितना है सर, नीचे है 6m और ऊपर कितना है सर, ऊपर है 4m। अब नीचे इसका क्या होगा सर, 4mg होगा, ऊपर क्या होगा नॉर्मल होगा, तो सर n का वैल्यू क्या आ जाएगा 4mg, यानी इसका रिएक्शन भी क्या आएगा सर 4mg। सर इतना हमें समझ में आ गया, यानी ये था आपकी पहला लेक्चर। सेकंड लेक्चर हम शुरू करेंगे कहां से, मोमेंटम से, और उसमें मैं बता दिया ना आपको कि क्या क्या बताऊंगा, तो आप सेकंड लेक्चर के लिए भी तैयार हो जाइए और पहला लेक्चर को आप अच्छे से अटेंड कीजिए। फिर थर्ड लेक्चर आएगा कांस्टेंट मोशन और स्प्रिंग फोर्स, और लास्ट लेक्चर जो है ना वो आएगा फ्रिक्शन का, और फिर एक वन शॉट आएगा, फिर सर्कुलर मोशन, और बीच में 12th का भी एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।